हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज कुदाल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कंपनी के डेफिनेशन, कंपनी की करैक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स एंड कंपनी एंड पार्टनरशिप के डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया। एंड हमारा आज का टॉपिक है कॉर्पोरेट विल एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसको हम समझेंगे एक केस के थ्रू, सैलमन एंड सैलमन कंपनी लिमिटेड, जो बहुत ही फेमस है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कॉर्पोरेट विल से। तो कॉर्पोरेट विल का अभिप्राय कानून की नज़रों में उस एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी से है जो एक कंपनी और एक मेंबर्स के बीच में होती है। आप विल को देखेंगे, मैं से विल को एक कर्सर से आपको शो करता हूँ। विल का मेन मतलब ही किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी लाइन से होता है। इसी प्रकार विल मीन्स ए लाइन डेमोन्स्ट्रेटिंग एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू, वन द कंपनी एंड अदर इज मेंबर। एक कंपनी और इसके मेंबर्स के बीच में एक लाइन की तरह काम करता है, तो उसी लाइन्स को कॉर्पोरेट विल कहा जाता है। द टर्म्स कॉर्पोरेट विल मीन दैट इन द आई ऑफ लॉ कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर। कॉर्पोरेट विल का मेन ऑब्जेक्टिव ये बताना होता है कि कंपनी एंड इसके मेंबर्स के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो हम नेक्स्ट हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके नाम से पता चल रहा है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी एंड इस पर्सन के बीच में डिफरेंस, यानी कि कंपनी और इसके मेंबर्स दोनों अलग अलग कहे जाते हैं। एक कंपनी इज ए लीगल पर्सन एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। एक कंपनी एक लीगल पर्सन होती है और अपने मेंबर्स की डिफरेंट होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग टू द कंपनी अलोन एंड द मेंबर कैन नॉट बी क्लेम इंडिविजुअली और जॉइंटली ओनरशिप राइट इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस और इन द इट्स फाइंडिंग अप। कोई भी पार्टनर कंपनी की किसी भी संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता कंपनी के लिक्विडेशन वाइंडिंग अप के तहत। यानी कि जब कंपनी का समापन होगा किसी लॉ के थ्रू, तो कोई भी मेंबर उस कंपनी पर अपना पर्सनल अधिकार नहीं जमा सकता, क्योंकि मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन्स हैं। एक कंपनी कैन फाइल ए शू अगेंस्ट इट्स मेंबर एंड द मेंबर कैन ऑल्सो फाइल ए शू अगेंस्ट द कंपनी। एक मेंबर अपनी कंपनी के अगेंस्ट कोई केस भी शू कर सकता है, और साथ ही कंपनी अपने मेंबर्स के अगेंस्ट फाइल शू कर सकती है, यानी कि केस शू कोई भी कर सकती है, क्योंकि दोनों अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन कहलाते हैं इन द आई ऑफ लॉ। फॉर द मेंबर आर नॉट लायबल फॉर द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। और कंपनी किसी भी पर्सनल लायबिलिटी के लिए कोई भी पर्सनल मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंस ऑफ देयर शेयर होल्डिंग्स। Creditor of the company are creditors of the company alone and they cannot proceed directly against the member of the company. कोई भी कंपनी का क्रेडिटर डायरेक्टली किसी मेंबर्स के पर्सनली डिपेंड नहीं हो सकता अपने क्रेडिटर्स को फुलफिल करने के लिए। वह डायरेक्टली कंपनी से ही काम करा सकता है, कंपनी इसके लिए लायबल होगी। कोई भी पर्सनल मेंबर कंपनी की किसी भी लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और इसको एक केस के थ्रू हम जानते हैं, और सबसे ज़्यादा फेमस केस है जो हमें बताता है सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में, जो है सैलमन एंड सैलमन लिमिटेड कंपनी। तो ये है केस हमारा सैलमन एंड सैलमन लिमिटेड कंपनी। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसमें एक सैलमन नाम का एक व्यक्ति होता है जो एक सोल प्रोप्राइटर के थ्रू अपनी कंपनी चलाता है, बिजनेस करता है, जिसका शूज़ का बिजनेस होता है। और उसका शूज़ का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, एंड उसको अपने शूज़ के बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो कुछ और कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। उस और कैपिटल को गेन करने के लिए वो सोचता है कि मैं पब्लिक कंपनी में को अपनी सोल प्रोप्राइटर कंपनी को अपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जाए। तो उस पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए, अपने सोल प्रोप्राइटर की कंपनी को एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए उसने रजिस्ट्रेशन कराया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। जिस रजिस्ट्रेशन के लिए उसे 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्योंकि एक पब्लिक कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो 7 मेंबर्स को रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए उसने अपनी फैमिली में से सब्सक्राइबर्स या मेंबर्स, उसके फैमिली में से 7 मेंबर्स जोड़ लिए। फर्स्ट सैलमन खुद, सेकंड उसकी वाइफ, थर्ड इसकी डॉटर और बाकी के इसके सन।
तो 7 मेंबर्स की फुलफिलमेंट होने के बाद उसने एक पब्लिक कंपनी को क्रिएट कर लिया जिसका नाम था सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। इस सैलमन कंपनी लिमिटेड के न्यू डायरेक्टर बने सैलमन, उसका फर्स्ट सन और सेकंड सन, यानी कि पहला बेटा उसका दूसरा बेटा। कंपनी के एक पब्लिक कंपनी के लिए 3 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 डायरेक्टर्स, इसके एक सैलमन, एक उसका सेकंड बेटा, एक उसका थर्ड बेटा, ये 3 डायरेक्टर्स और एक नेक्स्ट 3 ओनर इस कंपनी के बना दिए गए। और साथ ही सैलमन अपनी इसी कंपनी सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड का सिक्योर्ड शेयर होल्डर भी था। उसने सैलमन ने अपनी कंपनी के सिक्योर्ड शेयर होल्डर्स सिक्योर्ड शेयर भी खरीद रखे थे। साथ ही यानी कि सैलमन अपनी कंपनी का ओनर भी था और डायरेक्टर भी था और साथ ही अपनी पब्लिक कंपनी का मेंबर भी था और एक शेयर होल्डर भी था। कुछ दिनों तक इनकी कंपनियां चली और कुछ दिनों बाद आफ्टर सम टाइम कंपनी वेंट इनटू लॉस, कंपनी लॉस के अंदर जाने लगी, जिसके तहत कंपनी को लिक्विडेशन करा गया, यानी कि कंपनी को वाइंडिंग अप करा गया। लिक्विडेशन के तहत एक एसेट्स की वैल्यू आई 6.050 पाउंड। तो इस एसेट्स को इसके शेयर होल्डर्स में सबमिट करना था और शेयर होल्डर्स में बांटना था। तो सबसे पहले सिक्योर्ड शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो सिक्योर शेयर होल्डर्स इसका सैलमन कंपनी का खुद इसका डायरेक्टर और इसका ओनर ही सैलमन था। तो अलग दूसरे शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी पर और इस सैलमन्स पर केस फाइल किया, जिसमें कहा गया कि खुद का ओनर सबसे पहले अपनी अमाउंट नहीं निकाल सकता, उसे अपने शेयर होल्डर्स सेकंड जो अलग शेयर होल्डर्स है उनकी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। बट कंपनी ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि कंपनी ने साफ कहा कंपनी और सैलमन दोनों अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी हैं और इस सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत सबसे पहले सिक्योर्ड शेयर होल्डर्स को अमाउंट दी जाएगी और सिक्योर शेयर होल्डर्स इसका खुद कंपनी का ओनर सैलमन था। The court decided that Salmon and company are separate legal entity and Salmon have also secured shareholder of the company. That's why firstly amount paid to the secured shareholders. तो इसके तहत यह साबित हो गया कि कंपनी और एक मेंबर दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आई थिंक